मित्रों नमस्कार। मोटिवेशनल स्टडी विथ कमलेश चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुख्यमंत्री के विषय में बताऊंगा। दोस्तों, भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री का चयन और उसकी आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, उसी संदर्भ में बताऊंगा। मुख्यमंत्री से जुड़े हुए जो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, या भारतीय संविधान में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है और वर्तमान में चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। और इससे जुड़े हुए 2 से 3 प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे आप सिविल सेवा का एग्जाम दे रहे हैं या एसएससी या रेलवे या टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, उसमें संविधान का पार्ट है तो निश्चित रूप से इससे 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। दोस्तों, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है, जिसके तहत ही केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का प्रावधान किया गया है। उसी तरीके से संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल और मुख्यमंत्री पद का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। राज्यों के संदर्भ में राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, और वास्तविक प्रमुख जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान में इसके लिए आर्टिकल 164 है। 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यह नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। लेकिन मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया जाए, इसके संदर्भ में जो प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो एक से अधिक दल मिलकर अगर बहुमत बनाकर किसी को अपना नेता चुनते हैं तो उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुमत का तात्पर्य यहाँ यह है कि विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 50% यानी आधा +1। अगर 100 विधानसभा सदस्य उस राज्य के चुने गए हैं तो उसमें 51 सदस्य का समर्थन जिस नेता को प्राप्त होगा वो मुख्यमंत्री नियुक्त हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं आपको यह भी बात बताना चाहूँगा कि अगर किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल अपने विवेकाधिकार द्वारा चाहे तो जो विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल है उसे आमंत्रित कर सकता है, और चाहे तो वह गठबंधन के नेता को आमंत्रित कर सकता है। यहाँ पर यह भी बात महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होते हुए अगर कोई नेता विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर सदस्य होना आवश्यक है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे केंद्र स्तर पर राज्यसभा और लोकसभा होती है, वैसे राज्य स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद होती है। लेकिन विधान परिषद का प्रावधान 6 माह के अंदर उसे विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है, उस मुख्यमंत्री को जिसकी नियुक्ति होती है। विधान मंडल में विधानसभा और विधान परिषद होती है, लेकिन भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। इसलिए जहाँ पर विधान परिषद नहीं है वहाँ पे विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है, और जहाँ पर विधान परिषद है वहाँ पर विधान परिषद का भी सदस्य मुख्यमंत्री 6 माह के अंदर बन सकता है। जैसे वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री जी जो हैं वो विधान परिषद के सदस्य हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री भी विधान परिषद के ही सदस्य हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री की जो स्थिति होती है वह
अपने पद और गोपनीयता की शपथ जो है राज्यपाल के समक्ष ही लेता है, क्योंकि राज्यपाल ही राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। और यहाँ पर यह जानना कि राज्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, उसका निर्वाचन नहीं होता है। चुनाव तो विधानसभा सदस्यों का होता है, न कि मुख्यमंत्री का। और उसके बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है, वैसे तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उसी के बेस पर मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर वह बहुमत इसके बीच भी खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुमत का निर्धारण सदन में होना आवश्यक है। एस.आर. बोम्मई केस में कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि किसी भी मुख्यमंत्री के बहुमत होने का दावा राजभवन में न करके विधान सभा के पटल पर होना चाहिए। इसी संदर्भ में अगर वो बहुमत खो देता है और अपने पद से त्यागपत्र नहीं देता है तो उसे बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी यह भी होता है कि किसी राज्य के बहुमत दल में ही विवाद हो जाता है। वह अपने नेता को, जिसे मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसको हटाने का विचार करता है। अगर उसी दल के लोग किसी अन्य को अगर अपना मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहते हैं, नेता बनाना चाहते हैं, तो इस संदर्भ में एक मामला आया था आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर श्री एन.टी. रामा राव को हटाकर वहाँ के टीडीपी के नेताओं ने जो है, विधानसभा सदस्यों ने एन. चंद्रबाबू नायडू को अपना नेता चुन लिया था, इसलिए एन.टी. रामा राव को हटाना पड़ा था। इसके अलावा कर्नाटक में जो है, जो गठबंधन दल के नेता के रूप में मुख्यमंत्री नियुक्त करने के पहले वहाँ के राज्यपाल ने सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता को आमंत्रित किया था। यहाँ पर कोई विशेष नियम नहीं है कि बहुमत प्राप्त अगर कोई गठबंधन है तो उसे तो ठीक है, लेकिन अगर कोई पार्टी बहुमत नहीं प्राप्त करती है तो सबसे बड़े दल या गठबंधन किसको बुलाया जाए, इस संदर्भ में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। बिहार में भी ऐसा हुआ था, जब वहाँ पर जीतन राम मांझी जी की सरकार थी, तो उन्हीं की पार्टी से जो नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने उनको हटाने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन दिया था, क्योंकि जीतन राम मांझी को वहाँ के उनकी पार्टी के ही सदस्य उनमें विश्वास नहीं व्यक्त कर रहे थे। इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जो इसको भी विधान सभा सदस्यों का बहुमत प्राप्त होता है, वह मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री को वेतन कितना मिलेगा, यह हर राज्य के लिए अलग अलग है, क्योंकि यह निर्णय राज्य विधानमंडल या जहाँ पर केवल विधानसभा है उसके द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। जैसा कि आप अलग अलग राज्यों के बारे में देखेंगे कि वहाँ की विधानसभा ने अपने राज्य के मुख्यमंत्री के वेतन और मंत्रिमंडल के सदस्यों के वेतन का निर्धारण अलग अलग समयों पर अलग अलग तरीके से किया है। इसलिए एक निश्चित वेतन हर राज्य के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ क्या हैं, इस संदर्भ में भी जानना जरूरी है। मुख्यमंत्री जो है वो वास्तव में मंत्रिपरिषद का जो निर्माण होता है और उसकी निर्माण की रूपरेखा, उनकी नियुक्ति, विभाग वितरण, फेरबदल और त्यागपत्र, इन सभी कार्यों पर मुख्यमंत्री का ही अधिकार होता है। वह राज्यपाल को सलाह देता है कि किसे मंत्रिपरिषद में नियुक्त किया जाएगा, उसका विभाग क्या होगा, विभाग में फेरबदल के संदर्भ में, और कोई मंत्री अगर त्यागपत्र देता है तो उसके संदर्भ में भी मुख्यमंत्री की ही सलाह को राज्यपाल मानने के लिए बाध्य होता है। यहाँ पर यह भी मैं बताना चाहूँगा कि मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच जो समन्वय का काम करता है वो मुख्यमंत्री ही करता है।
और अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है, या मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है, या मुख्यमंत्री विश्वास मत खो देता है, तो उस संदर्भ में उसकी मंत्रिपरिषद का स्वतः ही विघटन हो जाता है। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात है। राज्यपाल के संबंधों के विषय में मुख्यमंत्री जो है एक संवाद सूत्र का काम करता है। वह विधि एवं प्रशासन की जानकारी राज्यपाल को समय समय पर उपलब्ध कराता है, या राज्यपाल कोई अपेक्षा करता है, राज्यपाल उससे कोई जानकारी चाहता है तो यह उसका देना कर्तव्य है राज्य के विषय में। और राज्य के जो महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति होती है उसमें वह मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को परामर्श देता है, जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति के संदर्भ में, राज्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में। विधानमंडल का सत्र बुलाने और उसके स्थगित करने की सलाह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के संदर्भ में मुख्यमंत्री ही देता है, और विधानसभा का विघटन किया जाए या विधानसभा में कोई सरकारी नीति की जानकारी देना है, यह कार्य मुख्यमंत्री का ही होता है। मुख्यमंत्री की जो अन्य शक्तियां हैं, राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में वह कार्य करता है। संघीय स्तर पर अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग के सदस्य के रूप में भी वह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है, राज्यपाल के साथ जो उसका संबंध होता है संवैधानिक स्तर पर, अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल अपनी विवेकी शक्तियों के अलावा कोई भी कार्य 163 के तहत, आर्टिकल 163 के तहत जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है उसी के सलाह पर कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। यहाँ प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य है कि वह व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ तात्पर्य एक चीज़ का और महत्वपूर्ण है कि विधानसभा में जब तक बहुमत रहेगा तभी तक वह मंत्रिपरिषद कार्य करेगी, मुख्यमंत्री कार्य करेगा। और अगर किसी मंत्री से कोई वैचारिक रूप से मुख्यमंत्री की असहमति हो जाती है तब भी उस मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 167 के तहत विधि एवं प्रशासन संबंधी सूचना राज्यपाल अगर अपेक्षा करता है या जानकारी चाहता है तो मुख्यमंत्री को देना पड़ता है। इसी तरीके से जैसे 78B के तहत जो है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सूचनाएं देना पड़ता है, उसी तरह राज्य के संदर्भ में 167B। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिकल जैसे 167 है, इसमें जैसे दिया गया है कि कोई अनुच्छेद आपको अगर याद करना है तो आप इसको याद कर सकते हैं और इसको जानकारी ले सकते हैं कि इसमें आप 100 घटा दीजिए और 11 जोड़ दीजिए तो आपको केंद्र के अनुच्छेद राज्य से याद हो जाएंगे। मेरे चैनल पर यह वीडियो उपलब्ध है, आप उससे भी यह जानकारी ले सकते हैं कि आपको अनुच्छेद कैसे याद करना है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आते हैं उसमें है कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है, इस संदर्भ में बात कही गई है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है और अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को मुख्यमंत्री सभी जानकारियां राज्य के संदर्भ में प्रशासन विधियों के विषय में उपलब्ध कराता है। दोस्तों, जहां राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है वहीं पर मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। और इस टॉपिक पर जो ये जानकारी दी गई है यह संसदीय शासन